हेलो एवरीवन। कंपनी के वाइंडिंग अप का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे हम। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने अब तक डिस्कस किया था कि कंपनी का वाइंड अप क्या है। दो टाइप से किया था हमने, आइदर कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप आपका दो टाइप्स का था, क्रेडिटर्स का वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और मेंबर्स का वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। उसके बाद एक नई टर्म हमारे पास आती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी। हमने बार बार वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के केस में पढ़ा था, कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, उनकी लिस्ट को हम सेटल करते हैं, उनके राइट्स को एडजस्ट किया जाता है। कंपनी के वाइंड अप के केस में कॉन्ट्रीब्यूटरीज एसेट्स में अपना कुछ योगदान देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम इसी टर्म को पढ़ेंगे, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या हैं, अंशदाता या अंशदायी क्या होते हैं। अब तक आपने पढ़ा है अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स, वो व्यक्ति जिनके पास कंपनी के अंश हैं। ये वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे कंपनी में। दिया तो शेयर होल्डर्स ने भी है, लेकिन उन्होंने बदले में कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं। अब हम कहते हैं जब तक कंपनी कंटिन्यू है तब तक तो वो शेयर होल्डर्स हैं। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या तब भी वो शेयर होल्डर रहेंगे? आंसर इज़ नो। इट मीन्स जैसे ही कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे अब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे, क्योंकि उस कंपनी का डिसोल्यूशन हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन हो सकते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, वाइंड अप का उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, किस किस टाइप के व्यक्ति कॉन्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स की कंप्लीट डिटेल क्या है। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूटरी का। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मीनिंग, हर वह व्यक्ति जिसने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं या जिसने कंपनी के अंश खरीदे हैं उसे हम शेयर होल्डर कह देते हैं, अंशधारी कह देते हैं। अब शेयर होल्डर का मतलब, जब तक कोई कंपनी कंटिन्यू है तब तक तो वो शेयर होल्डर है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखिए, बट ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी किसी कंपनी का जैसे ही बंद होने का टाइम आता है तो समापन के टाइम पे वही अंशधारी कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाते हैं। तब आपने दोनों का डिफरेंस देखा। अगर कंपनी कंटिन्यू है तो वो शेयर होल्डर्स हैं, अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो वही शेयर होल्डर्स कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगे। यानी कि उन्होंने शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट देना है वो तो वो देंगे ही, साथ में वाइंड अप के केस में कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए ये लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। इसी वजह से हम इनको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। अब आपने टर्म पढ़ी हुई है शेयर होल्डर और मेंबर। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ शेयर्स लिए हुए हैं तो वो सिर्फ शेयर होल्डर है, लेकिन अगर किसी अंशधारी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है तो वो मेंबर हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाता है। डेफिनेशन दी हुई कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 में दिया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब हर वो पर्सन जो कंपनी की एसेट्स में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। किस केस में? अगर उस कंपनी का वाउंड अप हो रहा है और उसमें कंपनी के हमने फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स को भी इंक्लूड करना है। यानी कि अगर कंपनी के अंशों पर कुछ शेयर होल्डर्स ने सारा अमाउंट पे कर दिया है तो भी वो व्यक्ति कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरी फिर भी बने रहेंगे। अब आता है हमारे पास, यानी कि अगर हम कॉन्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो ये बहुत वाइड टर्म है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शेयर होल्डर्स ही हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सकते हैं। कंपनी का वाइंड अप जैसे ही होता है तो उस केस में सिर्फ वो व्यक्ति जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, जिनके शेयर्स के ऊपर अमाउंट ड्यू है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सकते हैं। जिनके शेयर्स पे कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, फुल्ली पेड अप शेयर्स जिनके हैं, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी हो सकते हैं। तो हमने कहा कि वाइंड अप के केस में कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाई जाती है, यानी कि एसेट्स में कौन कौन से व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि कंपनी की लायबिलिटीज़ को, कंपनी के सारे डेब्ट्स को हम उनको फुल्ली पे ऑफ कर सके। अब बात आती है कौन कौन से पर्सन्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने शेयर होल्डर्स की। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ शेयर लिए हुए हैं तो हम उसको सिर्फ उसके अंशों के ऊपर अनपेड अमाउंट तक ही उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को एडिशनली लाइबल बनाना चाहते हो तो उस व्यक्ति का नाम, यानी शेयर होल्डर का नाम जब रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है तो वो व्यक्ति अपने अंशों पर अनपेड अमाउंट से ज़्यादा देने के लिए कंपनी के लिए लाइबल हो जाता है। अब हम इसको डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से पर्सन्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइबल हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट एंड पास्ट मेंबर्स। प्रेजेंट यानी कि जो अभी भी हमारे मेंबर हैं, और पास्ट जो अब हमारी कंपनी के सदस्य नहीं हैं। अब यहाँ पे हम कंपनी का वाइंड अप कर रहे हैं। तो कंपनी हमने पढ़ा हुआ है दो टाइप की होती है, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड
जिसके ऊपर लाइबिलिटी कंपनी के शेयर होल्डर्स की मेंबर्स की लिमिट में रहेगी। वो लिमिट कितनी, आइदर बाय गारंटी और बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उस कंपनी के सदस्यों की, उस कंपनी से रिलेटेड व्यक्तियों की लाइबिलिटी, उनकी दायित्व असीमित हो जाता है। फर्स्ट केस हम यहाँ पे लिमिटेड कंपनी वाला करेंगे। अगर अंशों द्वारा सीमित कोई कंपनी है, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो उसके प्रेजेंट मेंबर्स उनके अंशों पर अनपेड अमाउंट तक ही कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। जैसे मान लीजिए शेयर 10 रुपीज़ का है, ठीक है, और कोई कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर किसी कंपनी को हमने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है, तो उस कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स, उसका शेयर हमने कहा 10 रुपीज़ का है, तो 10 रुपीज़ के शेयर पे अगर 8 रुपये तक ही पे हुए हैं और वाइंड अप स्टार्ट हो जाता है तो 2 रुपीज़ अभी ड्यू हैं, तो ऐसा मेंबर उसके अनपेड अमाउंट यानी कि 2 रुपीज़ पर शेयर देने के लिए तक ही उसकी लायबिलिटी है। दूसरा केस, अगर लिमिटेड कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो किसी व्यक्ति ने कंपनी के समापन के केस में उसके वाइंड अप की कंडीशन पर जितना अमाउंट गारंटी के फॉर्म में देने को प्रॉमिस किया था, वो सिर्फ उसी अमाउंट तक ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सेकंड है, चलिए बच्चे इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। हमने यहाँ पे बात की प्रेजेंट मेंबर्स की, पास्ट मेंबर्स नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। अब हम पास्ट मेंबर्स की बात करते हैं। ये तो हमने की प्रेजेंट मेंबर्स की बात। पास्ट मेंबर्स यानी कि जो अब कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं लेकिन पहले तो थे। इस केस में हम कहेंगे कि उनसे अमाउंट कब मांगा जाएगा। पास्ट मेंबर से तब मांगा जाएगा जब उनको कंपनी का सदस्य ना रहते हुए सिर्फ 1 साल से कम का टाइम हुआ है, यानी कि अगर 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो उन व्यक्तियों से आप कुछ नहीं मंगवा सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो अब कंपनी का सदस्य नहीं है और उसकी सदस्यता ख़त्म हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो वो हमारा भूतपूर्व यानी कि पास्ट सदस्य, वो भी कंपनी की वाइंड अप के केस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल होगा। और पास्ट मेंबर से तब मंगाया जाएगा जब प्रेजेंट वाले मेंबर्स लायबिलिटीज़ को पे करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो अब हम कंडीशंस की बात करेंगे कि कब हम पास्ट मेंबर से भी मंगवाएंगे। फर्स्ट केस तो अभी हमने यही किया, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, ये सब वाइंड अप के केस में एप्लीकेबल होगा। दूसरा, पास्ट मेंबर से आप तभी मांग सकते हो जब उनकी मेंबरशिप ख़त्म हुए अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ, यानी कि उनकी मेंबरशिप को अभी ख़त्म हुए मान लीजिए 7 मंथ्स हुए हैं और कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है तो विदिन अ ईयर हो गया, यानी कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म हुए 1 ईयर भी नहीं हुआ तो, और अगर वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों से भी जो कंपनी के पास्ट मेंबर्स थे उनसे हम कंट्रीब्यूशन मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, कंपनी के जो पास्ट मेंबर्स हैं इन्हें हम कब रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, जब इन व्यक्तियों को हमने मेंबर बनाया हुआ था, ठीक है, और उसी टाइम पे कंपनी के कुछ लोन्स, कुछ डेब्ट्स थे, तो उस टाइम पे थे ना जब ये मेंबर्स थे, तो इसका मतलब इनसे भी उनके अमाउंट को पे करने के लिए हम कॉल कर सकते हैं, इनसे पैसा मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन की मेंबरशिप ख़त्म होने के बाद कंपनी ने कहीं से लोन लिया है तो उस व्यक्ति से आप कंट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते हो। उसके बाद पास्ट मेंबर कितना देंगे, जितना उनके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट था। अब वो व्यक्ति मेंबर क्यों नहीं रहा, अगर मान लीजिए हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है तो अब वो मेंबर नहीं है। फॉरफिट किया तो अनपेड अमाउंट की वजह से ही तो किया था, तो अब उस व्यक्ति से कितना कंट्रीब्यूशन आप कराएंगे, जितना उसके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट था उतना ही आप उससे कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वी हैव इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेंबर, यानी कि अगर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि, वैधानिक उत्तराधिकारी, वो भी कंपनी के वाइंड अप के केस में देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। कितना अमाउंट देंगे, जितना प्रॉपर्टीज़ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेने का अधिकार है सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी की वैल्यू तक हम उस व्यक्ति से कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। थर्ड, ऑफिशियल रिसीवर, यानी कि राजकीय प्रापक या असाइनी या ट्रस्टी। अगर हम कहें कि कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो उसके दिवालिया होने से उसकी लायबिलिटी तो नहीं ख़त्म हो जाती, कोई ना कोई उसका रिसीवर होगा जो उसके बिहाफ पे कंपनी की एक्टिविटीज़ को करेगा। तो अब उस इंसॉल्वेंट मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव, उसका रिसीवर
कंपनी के वाइंड अप के लिए कंट्रीब्यूटरी के रूप में रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ माइनर। माइनर से हम कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते, यानी कि उससे हम कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है लिक्विडेटर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि किसी कंपनी का अगर कोई लिक्विडेटर है, अब हम कहें यदि हमारी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी सदस्य बन गई है, तो ये हमें पता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन नाम तो कंपनी का आएगा। अगर किसी कंपनी में दूसरी कोई कंपनी ही सदस्य है, तो अगर उस कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो उस कंपनी का लिक्विडेटर उस कंपनी का कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ए कंपनी और बी कंपनी है, ए का वाइंड अप हो रहा है, तो अगर हमारी ए कंपनी में बी कंपनी भी मेंबर है तो बी का लिक्विडेटर ए कंपनी में कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा। सिक्स्थ है डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ऐसे संचालक और प्रबंधक हुज लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। अगर किसी कंपनी ने ऐसे डायरेक्टर या मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो इनकी लायबिलिटी वैसी मानी जाएगी जैसे किसी अनलिमिटेड कंपनी के केस में मानी जाती है। अब इनसे आप कितना अमाउंट मंगवाएंगे? जब भी आप ऐसे व्यक्तियों से अंशदान मंगवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपको NCLT से परमिशन लेनी ज़रूरी है। अगर आपके पास्ट डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो अब कंपनी के ना तो डायरेक्टर हैं ना मैनेजर हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी आप कंट्रीब्यूशन मंगवा सकते हैं। अगर उनकी लायबिलिटी उस टाइम में अनलिमिटेड थी, सिर्फ तभी मंगवा सकते हैं जब उनकी डायरेक्टरशिप या मैनेजरशिप ख़त्म हुए अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई मेंबर, कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर अगर कंपनी से हटता है और उसको अभी अपनी पोस्ट छोड़े हुए 1 ईयर भी नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति से आप कंट्रीब्यूशन मंगवा सकते हैं, उसको भी आप कंट्रीब्यूटरी बोल सकते हैं। तो ये हमने किया कौन कौन से पर्सन्स एज अ कंट्रीब्यूटरी लाइबल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है नेचर ऑफ कंट्रीब्यूटरीज लाइबिलिटी। उस अंशदाता की लाइबिलिटी का नेचर क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे पास लिखा गया है कि जब भी कोई कंपनी का वाइंड अप होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर ही उसके कंट्रीब्यूटरी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा द लाइबिलिटी ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी अराइजेज। किसी कंट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी अंशदायी के दायित्व कब स्टार्ट होता है? जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ शेयर्स ले लिए हैं तो शेयर से उसका कोई लाइबिलिटी उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है तो वो व्यक्ति कंपनी का कंट्रीब्यूटरी भी बन जाता है। सेकंड, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? एब्सोल्यूट कहाँ तक है? उसकी अनपेड कॉल्स तक। यानी कि किसी भी कंट्रीब्यूटरी का दायित्व निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट है, चाहे उसकी अनपेड कॉल्स लिमिटेड एक्ट के अंडर आप वसूल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अंशों का अगर भुगतान करना है, अनपेड कॉल्स है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा 10 रुपीज़ का शेयर 8 रुपीज़ तक ही किसी ने पे किया है, तो 2 रुपीज़ तक ही वो पे करेगा। ये कंपनी का एक नया लोन हो जाएगा उस व्यक्ति के ऊपर। और इसे कौन मंगवाएगा? लिक्विडेटर। यानी कंट्रीब्यूटरी से ये जो अनपेड कॉल्स का अमाउंट है ये मंगवाएगा लिक्विडेटर, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि दायित्व की सीमा। कितनी सीमा? ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। यानी कि हमने अभी देखा है कंट्रीब्यूटरी अलग अलग हो सकते हैं, या तो पास्ट मेंबर्स या फिर प्रेजेंट मेंबर्स, या फिर कोई डायरेक्टर्स, किसी मैनेजर, हमने किसी को भी कंट्रीब्यूटरी बनाया। अब बात आती है कि हमने कहा उनको हम उत्तरदायी बनाएंगे, उनसे हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, कितना लेंगे वो अब हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि किसी पर्सन को जब आप कंट्रीब्यूटरी बना रहे हो तो उसे किस लिमिट तक आप रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। जब भी किसी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो कंपनी के एग्जिस्टिंग यानी प्रेजेंट और पास्ट मेंबर्स कंपनी की एसेट्स को बेचकर उस राशि में से, उस अमाउंट से कंपनी के सारे डेट्स, सारी लायबिलिटीज़ और वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस को पे करते हैं। साथ में कंपनी के जितने भी कंट्रीब्यूटरीज हैं, जितने भी अंशदाता हैं, उनके अधिकारों का समायोजन, उनको एडजस्ट किया जाता है कि कौन कितना देगा और अगर कोई सरप्लस बचता है तो किसको कितना मिलेगा। अब समापन के लिए यानी कि वाइंड अप के लिए NCLT एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा कि उसके कंट्रीब्यूटरीज कौन कौन से हैं। अगर कंपलसरी वाइंडिंग अप है तो NCLT करेगा, अगर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है तो क्रेडिटर्स और मेंबर्स अपनी सहमति से डिसाइड करेंगे।
अब बात आती है एनसीएलटी की। एनसीएलटी लिस्ट प्रिपेयर करेगा, वो दो तरह की लिस्ट बना सकता है। पहली लिस्ट जिसमें प्रेजेंट मेंबर्स और दूसरी लिस्ट जिसमें पास्ट मेंबर्स। तो पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, यानी कि इनकी लायबिलिटी को हम कहेंगे प्राइमरी लायबिलिटी या प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। सेकंड होगा हमारा पास्ट वालों को क्या कहेंगे हम, इनकी लायबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी है, क्योंकि पहले एग्जिस्टिंग से लिया जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपनी कंपनी की लायबिलिटीज़ को वाइंड अप के केस में फुल्ली पे करने में इनेबल हैं, तो उस अनेबिलिटी की कंडीशन में ही, जब वो अनेबल हैं तो उसी कंडीशन में ही पास्ट मेंबर से मंगवाया जा सकता है। तो ये है एनसीएलटी के द्वारा प्रिपेयर की गई कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट। अब बात आती है इनकी लायबिलिटी ऑफ एक्सटेंड की। अब हम इसको पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रीब्यूटरीज और उनकी लायबिलिटी की सीमा। सबसे पहले हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। जब भी किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उसके प्रेजेंट मेंबर्स कौन से माने जाएंगे, जिन व्यक्तियों का नाम वाइंड अप के टाइम पर भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एग्जिस्ट करता है। आई रिपीट, जिन व्यक्तियों का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तब तक भी है जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं हो जाता। यानी कि वाइंड अप की प्रोसीडिंग जैसे स्टार्ट होंगी तो उस दिन तक भी जिन व्यक्तियों का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट मेंबर्स माने जाएंगे। इनकी लायबिलिटी को प्राइमरी यानी प्राथमिक लायबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि पहले यही कंट्रीब्यूट करेंगे। अब किसी प्रेजेंट मेंबर्स की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड हो सकती है। फर्स्ट केस, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसने जितना अमाउंट शेयर्स पे करना है, यानी अनपेड अमाउंट तक। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस व्यक्ति ने कंपनी के वाइंड अप में जितना अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी, उस अमाउंट तक वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर किसी लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि गारंटी से लिमिटेड है और उस कंपनी के पास शेयर कैपिटल भी है, तो कंपनी क्या करेगी, उस व्यक्ति से वाइंड अप के केस में कोई भी सम ले सकती है, यानी कि उसने जितनी गारंटी दी है वो भी, और साथ में अगर उसने शेयर्स पे कोई अमाउंट पे करना है तो वो भी कंपनी उससे ले सकती है। सेकंड हमारे पास आता है लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स, यानी कि जो आपके पुराने मेंबर्स हैं इनकी लायबिलिटी आपकी कहाँ तक लिमिटेड हो सकती है। अब हम इसको पढ़ेंगे। पास्ट मेंबर्स वो मेंबर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं जो अब कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स नहीं हैं, अब जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? हो सकता है इनके शेयर्स फॉरफिट हो गए, या हो सकता है इन्होंने अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिए हों। तो इस केस में अब वो व्यक्ति तो कंपनी के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी बना सकते हैं। तो इनके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लायबिलिटी। अब ये व्यक्ति यानी पास्ट मेंबर्स सिर्फ तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब प्रेजेंट मेंबर्स कंट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लायबिलिटी कितनी होगी, अब हम उसको देखेंगे। कितना होगा, जितना इनके शेयर्स पे अनपेड अमाउंट था। जैसे अगर इन्होंने ट्रांसफ़र किया और उस ट्रांसफ़र के 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, तो इस व्यक्ति की लायबिलिटी बनेगी, ना कि ट्रांसफरी की। अब किसी पास्ट मेंबर्स को आप कब कंट्रीब्यूटरी नहीं बना सकते हो, कब वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल नहीं होगा, अगर उसकी मेंबरशिप ख़त्म हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो। ठीक है, उसकी मेंबरशिप ख़त्म हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो गया और कंपनी का वाइंड अप स्टार्ट हो जाता है, तो उससे हम कुछ नहीं मांग सकते। सेकंड, अगर उसने कंपनी का कोई डेप्ट देना है, यानी कि किसी भी ऐसी लायबिलिटी या डेप्ट के केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म होने के बाद कंपनी की हुई है। यानी कि जैसे मान लीजिए उसकी मेंबरशिप सितंबर में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और कंपनी ने अगर नवंबर में कोई लोन लिया है, तो कंपनी का वाइंडिंग अप मान लीजिए दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी मेंबरशिप के बाद ही तो ले रहे हो ना लोन, तो इसके लिए हम उससे कुछ नहीं मांग सकते। थर्ड, जब एनसीएलटी को लगता है कि एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उससे हम कंपनी की लायबिलिटीज़ पे कर सकते हैं, तो भी हम पास्ट मेंबर से कुछ भी नहीं मंगाएंगे। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो पास्ट मेंबर से आप उसके अनपेड शेयर्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स हुज लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। ये पॉइंट बच्चे हमने हम पहले भी किया है। अगर किसी कंपनी के संचालक या प्रबंधकों की हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे बनाई थी,
तो हम कहेंगे ये व्यक्ति ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जैसे ये किसी असीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्य हों। इस केस में हम उनको भी कॉन्ट्रीब्यूटरी बना सकते हैं। अब वो कॉन्ट्रीब्यूटरी कब नहीं देंगे, किन कंडीशंस पे देंगे? फर्स्ट केस, अगर उनकी डायरेक्टरशिप या मेंबरशिप ख़त्म हुए 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो भी हम उनसे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांग सकते। अगर कोई डेप्ट उनकी वो पोस्ट ख़त्म होने के बाद अगर कंपनी कोई डेप्ट बोरो करती है तो भी इनको आप कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं बना सकते। तीसरा, कोई भी डायरेक्टर या मैनेजर तब तक कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल नहीं होगा जब तक कि एनसीएलटी उसके कंट्रीब्यूशन को नेसेसरी ना समझे। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूटरीज राइट, यानी कि अंशदाता का अधिकार टू सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या? अगर सेट ऑफ यानी कि एडजस्ट करना। अब यहाँ पे बच्चे प्लीज़ इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कंट्रीब्यूटरी के अधिकार होता है कि वो समायोजन कर सकता है। अब वो समायोजन क्या है? कोई कंट्रीब्यूटरी कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता है। अगर वो कंपनी का क्रेडिटर भी है, यानी उसने कंपनी से पैसे लेने हैं, और वो कंट्रीब्यूटरी भी है, यानी कि वाइंड अप के केस में वो कुछ कंपनी को पे भी करेगा, हेल्प भी करेगा, तो ऐसा व्यक्ति उसने अगर कंपनी को जो कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में अमाउंट दिया है उससे अपने लोन को एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो कहेगा कि ठीक है, मैंने जो पैसे आपको देने हैं ना वाइंड अप के टाइम पे, वो जो आपने कंपनी ने मुझे लोन देना है आप उसमें से बराबर कर लो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब लिक्विडेटर कंपनी की लायबिलिटीज़ पे करेगा तो ये क्रेडिटर भी तो है ना, तो इसको पे कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर लेनदार या क्रेडिटर को उसका ही सारा अमाउंट वापस ना मिल जाए और बाकी लोगों को ना मिले, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम उनको इस तरह के समायोजन के अधिकार को रोक देते हैं। ऐसी इसके कुछ अपवाद भी हैं इस कंडीशन के कि कब कोई कंट्रीब्यूटरी अपने अधिकारों को समायोजित कर सकता है। कैसे होगा ये? फर्स्ट केस करते हैं, जब कोई अनलिमिटेड कंपनी है तो एनसीएलटी किसी कंट्रीब्यूटरी को अलाउड कर सकती है कि जो भी अमाउंट उसने कंपनी को दिया है, आई रिपीट, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो उसमें एनसीएलटी किसी कंट्रीब्यूटरी को अधिकार दे सकता है कि उसने कंपनी को जो राशि दी हुई है वो उसके साथ अपने डेब्ट्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। सिर्फ एनसीएलटी की परमिशन से अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूटरी ऐसा नहीं कर सकता। सेकंड केस, अगर लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो अब कैसे होगा आपका वाइंडिंग अप? अगर लिमिटेड कंपनी के केस में है तो भी एनसीएलटी किसी डायरेक्टर या मैनेजर को राइट दे सकता है। उसको राइट देगा जिसकी लायबिलिटी आपने अनलिमिटेड बनाई थी। जो भी हमने ऊपर वाला पॉइंट किया, यानी कि सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले व्यक्ति, चाहे वो संचालक हो या मैनेजर हो, सिर्फ एनसीएलटी उन्हीं व्यक्तियों को उनके ऋणों को या उनके कंट्रीब्यूशन को एडजस्ट करने का अधिकार देता है। तीसरा केस, जब आपने कंपनी के क्रेडिटर्स को पूरी तरह से पे कर दिया तो उस केस में आप जो कॉल्स कर रहे हो कंट्रीब्यूटरी से, तब आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि कंट्रीब्यूटरी को आपने अब जब पे करना है, रिपीट कर रही हूँ बच्चे इस लाइन को, अगर कोई कंपनी लिमिटेड है चाहे वो अनलिमिटेड है और उसने अपने सारे क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, उसके बाद भी अगर आप कंट्रीब्यूटरी से कुछ मंगवा रहे हो तो वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। ये था बच्चे अलग अलग कंट्रीब्यूटरीज और इनकी लायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते हैं वाइंडिंग अप के। अब हम परिणामों की बात करेंगे बच्चे। वैसे तो ये पॉइंट्स हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं इस चैप्टर में, बट ये लास्ट टॉपिक बचता है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट परिणाम होगा हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के ऊपर। यानी कि समापन का अंशधारियों और सदस्यों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके शेयर होल्डर्स उनके ऊपर अनपेड अमाउंट देने तक ही लायबल हैं। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या वाइंड अप भी हो रहा है तो भी उस व्यक्ति का लायबिलिटी बनी रहती है। कहाँ तक? जितने उसके शेयर्स की अनपेड वैल्यू है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटरी शेयर होल्डर्स मेंबर्स हो सकते हैं, वो पास्ट वाले भी हो सकते हैं और प्रेजेंट वाले भी हो सकते हैं। अगर किसी पास्ट मेंबर से आप कंट्रीब्यूशन मंगवा रहे हो और वो लायबिलिटीज़ को पे करने में इनसफिशेंट है तो ही आप पास्ट मेंबर से भी मंगवा सकते हो। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो
उन व्यक्तियों ने, उन मेंबर्स ने जितना गारंटी देने का प्रॉमिस किया था उससे ज़्यादा अमाउंट आप इनसे नहीं मंगा सकते। उसके बाद कंपनी का जब वाइंड अप होता है तो पूरा प्रोसेस बच्चे आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, फिर एसेट्स को बेचेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। अगर कुछ बचता है सरप्लस तो उनके कॉन्ट्रीब्यूटरीज या उनके मेंबर्स में उनकी होल्डिंग्स या उनके स्वामित्व के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर कंपनी ने क्रेडिटर्स को कुछ अमाउंट पे करना है तो कंपनी का लिक्विडेटर उन्हें 30 डेज़ का टाइम देता है कि वो अपने लोन्स को, अपने डेब्ट्स को प्रूव कर दें। कंपनी के क्रेडिटर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। बच्चे ये हम फर्स्ट पॉइंट ही अभी कर रहे हैं, शेयर होल्डर और मेंबर्स वाला। अगर कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उनका लोन सबसे बाद में दिया जाएगा। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं तो इनके पास ऑप्शन होती हैं। क्या ऑप्शन है? पहला, इनको किसी एसेट की गारंटी दी हुई है ना, तो वो उस एसेट के बेसिस पे अपनी डेप्ट की पेमेंट के लिए डिपेंडेंट रह सकते हैं। लिक्विडेशन पे वो भरोसे पे नहीं रहेंगे कि कब एसेट बिकेंगे और कब मुझे मिलेगा। उसको हमने सिक्योरिटी दी हुई है, वो उस एसेट से भी रिकवर कर सकता है। सेकंड, वो एसेट कंपनी को वापस कर देगा और कहेगा कि नहीं, आप अपनी प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही मुझे मेरा लोन वापस कीजिए, मुझे मेरा डेप्ट रिटर्न करो। थर्ड, वो सोचेगा कि ये एसेट को मैं बेच दूँ, अपना डेप्ट रिकवर कर लूँ, और अगर मेरा डेप्ट तब भी रिकवर नहीं होता तब मैं कंपनी के पास दोबारा से क्लेम करूँ। इन तीनों केसेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया हुआ है और बदले में हमने अपनी एसेट की सिक्योरिटी दे रखी है। लोन लिया है हमने 10 लाख का, हमारी एसेट की वैल्यू है 12 लाख। तो ठीक है, अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, पहली ऑप्शन कि वो व्यक्ति कहेगा कि तुम अपना लिक्विडेशन करते रहो, मैं तो एसेट को बेच के पैसे बराबर कर लूँगा, वो लिक्विडेशन इग्नोर कर रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर आप ये कह रहे हो उसने कोई एसेट रखी है, हमने डेप्रिसिएशन टर्म पढ़ी हुई है, यानी कि एसेट की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। कम होते जाने का मतलब जिस चीज़ की वैल्यू आज 12 लाख है, 1 ईयर के बाद वैल्यू कम हो जाएगी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद वो वैल्यू कम होती जाती है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अब हम कहेंगे उस एसेट की वैल्यू 12 लाख थी, लोन की वैल्यू 10 लाख थी। अब मान लीजिए 2 ईयर्स के बाद उस एसेट की वैल्यू तो हो गई 10 लाख और हमारा लोन जो 10 लाख का था उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 12 लाख का हो गया। कंपनी का वाइंड अप होना स्टार्ट हो गया, तो अब उसका अमाउंट बनता था 12 लाख। एसेट की वैल्यू आज की डेट में मार्केट में है 10 लाख, तो इसका मतलब वो एसेट को भी बेच देगा और 2 लाख रुपए के लिए कंपनी को क्लेम प्रेजेंट कर देगा। तीसरा केस, वो कंपनी को कहेगा ये लो अपनी एसेट और मुझे तो मेरा पूरा डेप्ट आप ही पे कर दो अपनी एसेट्स को बेचकर। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। अब दूसरी बात आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। इनके ऊपर हम पारी पासु क्लोज का यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट, एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा सारे अनसिक्योर्ड के साथ। अब बात आती है कंपनी के वाइंड अप की, हमने कैसे कैसे पे करना है। तो एक प्रायोरिटीज़ हमने कहीं ना कहीं सेट करनी होती है। वो प्रायोरिटीज़ कैसे हैं? सबसे पहले कंपनी के वाइंड अप से रिलेटेड जितने भी खर्चे हुए हैं, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन सबसे पहले हमने ये पे करना है। फिर हमारे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं जिनको पे करना, जिन डेब्ट्स को सबसे पहले पे करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पे किया जाएगा। फिर कंपनी के ऐसे क्रेडिटर्स जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है, यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर उनको देंगे। फोर्थ, जब लास्ट में उसके बाद भी इन सबको पे करने के बाद हम अनसिक्योर्ड, जिनके लिए कोई गारंटी नहीं है, हम उनको पे करेंगे। अगर फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है, यानी एसेट्स को बेचा, हमने सारी लायबिलिटीज़ पे कर दी, उसके बाद भी अमाउंट बचता है, तो हम कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ में उनके अधिकारों के अनुसार या फिर उनके शेयर होल्डिंग के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बच्चे ये शेयर होल्डर्स मेंबर्स वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा लेंथी था। सेकेंड हमारे पास आता है कॉन्सिक्वेंसेस, किसके ऊपर परिणाम? सर्वेंट्स और ऑफिसर्स के ऊपर। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कंपनी का वाइंड अप का जैसे ही ऑर्डर आ जाता है तो मान लिया जाता है कि कंपनी के कर्मचारी अब हट जाएंगे। तो जब वो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से ही हट रहे हैं तो कंपनी से रिलेटेड उनका कोई भी लायबिलिटी अब नहीं रह जाएगी। थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी।
जब कंपनी का वाइंड अप ही होना स्टार्ट हो गया तो कंपनी के कोई भी कानूनी कार्रवाई अब नहीं चलेगी, और अगर किसी कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई चलनी है तो NCLT उसे रोक सकता है। अगर कंपलसरी वाइंड अप है तो NCLT की परमिशन के बिना कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो भी NCLT किसी भी समय चाहे तो ऐसी कार्रवाई को रोक सकता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू कॉस्ट, यानी लागत से संबंधित क्या परिणाम होंगे। जब भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी की एसेट्स अगर सारी लायबिलिटीज़ को पे करने में इनसफिशेंट है तो भी सबसे पहले हमने लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को पे करना है, उसके बाद हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट स्टार्ट करनी है, और ऐसा NCLT ऑर्डर जो डिसाइड करेगा उस ऑर्डर में हमने वो पेमेंट करते चले जाना है। लेकिन सबसे पहले लिक्विडेशन का पेमेंट होगा और लिक्विडेटर की पेमेंट होगी, यानी कि खर्चे लिक्विडेशन के समापन के सारे खर्चे प्लस समापक का पारिश्रमिक। लास्ट पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेस एज टू डॉक्यूमेंट्स। अब बच्चे डॉक्यूमेंट्स वाला पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमने पहले पढ़ा था वाइंड अप जब स्टार्ट होगा तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का CEO या कोई भी की मैनेजरियल पर्सन है, कोई भी मुख्य प्रबंधक अधिकारी है, तो ऐसा व्यक्ति कंपनी के समापन के टाइम पे कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का स्टेटमेंट, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ का एक स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करके देगा लिक्विडेटर को। एक तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, लिक्विडेटर जब कंपनी का लिक्विडेटर की प्रोसीडिंग कर रहा है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है कि उसने ये प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे की हैं, उसने क्या क्या काम किए हैं वाइंड अप के टाइम पे, एसेट्स को कैसे बेचा है, लायबिलिटीज़ को कैसे डिस्पोज ऑफ कैसे पे ऑफ किया है, तो ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद लिक्विडेटर एक रिपोर्ट बनाता है और कंपनी की जनरल मीटिंग कॉल करता है। जब वाइंड अप की सारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं तो उस मीटिंग में भी वो रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। इसके बाद फिर वो NCLT को रिपोर्ट देते। तो बच्चे टाइम टू टाइम हर स्टेप पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं वाइंड अप के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिक्विडेटर बनाएगा, NCLT को देगा। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे कैसे डील करना है। जैसे ही किसी कंपनी का वाइंड अप कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंपनी के डिसोल्यूशन का ऑर्डर आ गया, डिसोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, तो अब लिक्विडेटर उन सारी बुक्स डॉक्यूमेंट्स को कैसे डील करेगा। फर्स्ट केस अगर NCLT के थ्रू है तो NCLT उन बुक्स का डॉक्यूमेंट्स का जो कुछ भी करने को कहेगा, कहाँ कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है, तो NCLT के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, मेंबर्स वाला है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो जैसा कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन में डायरेक्ट किया गया था कि डिसोल्यूशन के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली डील होगा। थर्ड, अगर क्रेडिटर्स वाला है तो या तो क्रेडिटर की इच्छा के अनुसार, या फिर अगर कोई इंस्पेक्शन कमेटी बनी थी तो उस कमेटी के निर्देशानुसार कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जब कंपनी के डिसोल्यूशन के 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, आई रिपीट, डिसोल्यूशन हुए कंपनी को 5 ईयर्स हो गए हैं, तो 5 साल के बाद जिस व्यक्ति के पास भी ये बुक्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, या कोई भी लिक्विडेटर, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने एक टर्म पढ़ी हुई है डिसोल्यूशन वॉइड वाली। अगर डिसोल्यूशन को हुए यानी किसी कंपनी को पूरी तरह से बंद हुए 2 साल हो गए हैं, तो उन 2 ईयर्स के अंदर अंदर, 2 साल से पहले पहले कोई भी व्यक्ति उस विघटन के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता था और NCLT ऐसे डिसोल्यूशन को वॉइड डिक्लेयर कर देता था। अब यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट्स के लिए 5 ईयर्स की बात आई है। जैसे ही किसी कंपनी का विघटन हुए 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल ख़त्म होते ही किसी भी व्यक्ति की किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी लायबिलिटी नहीं रह जाती। स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाइंडिंग अप। यहाँ पर आपका वाइंडिंग अप का चैप्टर कंप्लीट होता है।